हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली और ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द करेंगे। बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है और इस पर कोर्ट ने कहा कि हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा कोई अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया है कि वह बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई अब होगी। यूपीआई से अब रोज 10 लाख रुपए तक की खरीदारी कर सकेंगे। 6 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद पाएंगे। पहले ग्राहक व्यापारी के बीच डेली लिमिट 2 लाख रुपए की थी। यूपीआई यूजर्स 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। जब कोई व्यक्ति किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या फिर किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करता है तो उसे पर्सन टू मर्चेंट या P2M कहते हैं। सरकार के इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बड़े लेन देन भी यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे। राजस्थान में मकान जमीन की लीज राशि पर मिलेगी छूट। ब्याज 100% माफ होगा। मूल में भी रियायत मिलेगी। खबर है कि राजस्थान में सरकार ने शहरी सेवा शिविर शुरू किया है जिसमें आमजन को छूट और रियायतें दी जा रही हैं। इसमें जमीन और मकान की बकाया लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज और मूल राशि में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अब निकायों में अगर कोई नाम ट्रांसफर, सब डिवीजन, पुनर्गठन या फिर लीज होल्ड से फ्री होल्ड की कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए मौका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। बता दें कि अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन, मकान की बकाया लीज राशि के साथ वन टाइम 8 साल या फ्री होल्ड 10 साल की राशि एकमुश्त जमा करवाता है तो उसके बकाये पर लगे ब्याज की 100% माफ किया जाएगा। इसके साथ ही लीज के मूल में भी 60% राशि माफ कर दी जाएगी। यूपी में भाजपा ढूंढेगी अब फर्जी मतदाता। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू करेगी अपना एसआईआर। घर घर जाएंगे भाजपाई। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी स्तर पर मतदाता सूची पर विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर करने जा रही है। बूथ स्तर पर चलने वाले अभियान में एक एक घर के मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। फर्जी मतदाताओं के साथ दोहरे नाम भी काटने की कार्रवाई की जाएगी। अगर पार्टी का अभियान सफल रहा तो वो विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दरअसल भाजपा ने पंचायत चुनाव के लिए ही इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची दोनों में होना सामने आया है। पार्टी का मानना है कि ऐसे ही विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में भी संभव है कि मतदाताओं ने अपने गांव और शहरी दोनों घर के पते पर मतदाता सूची में नाम शामिल करा रखा हो। वहीं बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका है। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर रोक। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यहां कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। वहीं सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा न हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाली सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की थी और 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
थोक महंगाई अगस्त में बढ़कर 0.52% पर पहुंची। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी। जुलाई में ये -0.58% रही थी। खबर है कि अगस्त में थोक महंगाई बढ़कर 0.52% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है और इससे पहले जुलाई में ये घटकर -0.58% पर आ गई थी। ये इसका 2 साल का निचला स्तर था और इससे पहले जून 2023 में ये -4.12% पर आ गई थी। वहीं मई 2025 में ये 0.39% और अप्रैल 2025 में 0.85% पर थी। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी पोर्टल ट्रायल के पहले दिन दिक्कतें। जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों की वे पति कर बनवा रहे हैं डोमिसाइल। सीएम कह चुके हैं 25 सितंबर से आवेदन। हरियाणा सरकार अपना चुनावी वादा निभाने के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की तैयारी में है। सीएम नायब सैनी कह चुके हैं कि जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। इसके लिए सोमवार से जिलों में ट्रायल शुरू हो गया है। सीएससी पोर्ट सेंटर संचालकों ने बताया कि पहले दिन कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। अभी योजना की पात्रता की सभी शर्तें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। हरियाणा में 15 साल की रिहाइश का सर्टिफिकेट सबसे अहम है और इस वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की भीड़ लगी हुई है। खास करके उन परिवारों में होड़ मची है जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों से हैं और जिनकी शादी को 15 साल नहीं हुए हैं। ऐसे में पति अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। वहीं कॉमन सर्विस सेंटरों यानी सीएससी ने बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए हैं। हरियाणा में 3 क्रिमिनल लॉ लागू होंगे। अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे शुरुआत। सीएम सैनी ने मीटिंग बुलाई। तैयारियों में जुटी ब्यूरोक्रेसी। हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे और इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीनों नए कानूनों को लेकर अब तक की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए पुलिस और गृह विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी विभागों ने नए कानूनों के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आई। लगातार दूसरे महीने गिरावट। पुरुषों में बेरोजगारी 5 महीने के निचले स्तर पर आई। अगस्त 2025 में भारत की बेरोजगारी दर यानी यूआर घटकर 5.1% पर आ गई है। जुलाई में ये 5.2% और जून में 5.6% रही थी। ऐसे में ये लगातार दूसरा महीना है जब यूआर में गिरावट रही है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 15 सितंबर को बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए हैं। पुरुषों में बेरोजगारी दर अगस्त में घटकर 5% हो गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर जुलाई के 6.6% से घटकर अगस्त में 5.9% पर आ गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर भी अगस्त में घटकर 4.5% हो गई है, जो कि पिछले 4 महीनों में सबसे कम है। तिरंगा लगे डंडे से पुलिस ने कैंडिडेट्स को पीटा। पटना में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। आरजेडी बोली, ये राष्ट्र ध्वज का अपमान है। बिहार में दरोगा और पुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान अभ्यर्थी हाथों में तिरंगा लिए थे। पुलिस ने उनके हाथ से तिरंगा छीना और उनके डंडे से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पटना कॉलेज से हाथों में तिरंगा लिए अभ्यर्थी सुबह 11 बजे सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहे पहुंचे। कोतवाली थाने के पास पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एक महिला अभ्यर्थी का पैर फ्रैक्चर हो गया। कई कैंडिडेट्स को चोटें भी आई हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि जान से मार दीजिए, लेकिन हटेंगे नहीं। करीब 4 घंटे के हंगामे के बाद दोपहर 3 बजे पुलिस ने डाक बंगला चौराहा खाली करवाया। इधर तिरंगे लगे झंडे से कैंडिडेट्स की पिटाई को लेकर राजद ने सरकार और पुलिस को घेरा और राजद ने इसे तिरंगे का अपमान बताया। पंजाब में राहुल गांधी ने रोता बच्चा चुप कराया। बाढ़ पीड़ितों से मिले, ट्रैक्टर पर जायजा लिया। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए गांव में नहीं गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 सितंबर को पंजाब का दौरा किया। उन्होंने अमृतसर और गुरदासपुर में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल पंजाब में लगभग 6.5 घंटे रहे। अमृतसर के घोने वाला गाँव में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताते हुए एक बच्चा रो पड़ा, जिसे राहुल गांधी ने गोद में उठाकर चुप कराया। इसके बाद राहुल गांधी ने गुरदासपुर में भी प्रभावित क्षेत्रों का ट्रैक्टर से दौरा किया। सुरक्षा कारणों के चलते वह पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए गांव में नहीं गए। इस अपने दौरे में उन्होंने मीडिया से कोई भी बात नहीं की। वहीं शाम 4 बजे पठानकोट से दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए।
एक्सपर्ट बोले फीडिंग स्थल पर कुत्तों के बीच लड़ाई होगी, वे और ज्यादा खूंखार होंगे। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फीडिंग सेंटर का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी से बाहर फीडिंग स्थल बनाने का आदेश दिया था। एनिमल लवर्स के मुताबिक इससे फीडिंग स्थल पर एक ही जगह पर कुत्ते में खाना को लेकर संघर्ष बढ़ेगा। यह आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने या जनता को कुत्ते के काटने से बचाने में कारगर नहीं होगा, जिससे समस्या जस की तस बनी रहेगी। फीडिंग स्थल को आबादी से बाहर होने के कारण आवारा कुत्तों को खाना पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे उन तक भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद उन्हें वापस उनके स्थल पर छोड़ने का आदेश दिया है, मगर आबादी से दूर होने के कारण इससे आवारा कुत्तों की संख्या पर कोई खास नियंत्रण नहीं होगा। वे आबादी वाले इलाकों में घूमते रहेंगे। यदि फीडिंग स्थल आबादी से बहुत दूर हैं, तो वहां तक पहुंचने वाले कुत्तों की संख्या सीमित हो सकती है, जिससे कुत्तों की आबादी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये स्थिति कुत्तों और इंसानों के बीच संघर्ष का कारण बनी रहेगी। मोदी ने कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। सम्मेलन में देश की सुरक्षा पर चर्चा हुई। पीएम का एक महीने में यह दूसरा बंगाल दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी सीसीसी का उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस सेना की पूर्वी कमान के हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम कोलकाता में 15 से 17 सितंबर तक होगा। इस साल की थीम ईयर ऑफ रिफॉर्म, भविष्य के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। इस साल कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण है और ये सेना का सबसे बड़ा विचार विमर्श का मंच है। इसमें सेना के अधिकारी और सरकार के मंत्री देश की सुरक्षा और रणनीति पर चर्चा करते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और मंत्रालय के सीनियर अधिकारी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। बता दें कि पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे और पिछले एक महीने में यह उनका दूसरा बंगाल दौरा है। आरजेडी कांग्रेस से बिहार के सम्मान पहचान को खतरा। पीएम बोले बीडी से राज्य की तुलना की। नीतीश कुमार ने कहा खड़े होकर प्रधानमंत्री को प्रणाम कीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को बिहार के लिए 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के एसएसबी ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद से बिहार के सम्मान के साथ पहचान को भी खतरा है। ये लोग बिहार की तुलना बीडी से करते हैं। एसआईआर का जिक्र किए बिना पीएम ने कहा कि राजद और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन घुसपैठियों पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जो मेरे पहले यहाँ के चक्कर काट कर गए हैं, उन्हें मखाना का नाम भी नहीं पता होगा। वे मंच पर खुली गाड़ी से लोगों का अभिवादन करते हुए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले राहुल गांधी के आरोपों की जांच हो। इलेक्शन कमीशन अपमान कर रहा। एसआईआर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आयोग को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधित आरोपों की जाँच करवानी चाहिए थी, न कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। कुरैशी ने पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाते समय कई राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जैसे हाइड्रोजन बम, लेकिन ये महज राजनीतिक बयानबाजी है। इसके बावजूद उन्होंने जो गंभीर शिकायतें उठाई हैं, उनकी विस्तार से जांच होनी चाहिए थी। कुरैशी ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि इससे आयोग में भानुमति का पिटारा खोल दिया है और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, जिससे खुद संस्था की साख को नुकसान होगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि राहुल विपक्ष के नेता हैं और करोड़ों लोगों की आवाज उठाते हैं। ऐसे में आयोग को उनसे शपथ पत्र दीजिए, वरना कार्रवाई होगी जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट बोला हर थाने में सीसीटीवी जरूरी। रिकॉर्डिंग जांचने के लिए कंट्रोल रूम बने जिसमें इंसानी दखल कम हो। फैसला 26 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की कमी से जुड़े हुए मामले में सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि थानों में सीसीटीवी न होने से निगरानी में मुश्किल हो रही है। कोर्ट ने राजस्थान से जुड़ी हुई रिपोर्ट का एक्शन लेते हुए सुनवाई की है। इस मामले में फैसला 26 सितंबर को आएगा और बेंच ने अपने आदेश में पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि यह मुद्दा निगरानी का है। कल को अधिकारी थाने में कैमरे बंद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कंट्रोल रूम चाहते हैं जिसमें इंसानी दखल कम से कम हो।
जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि पुलिस थानों की भी प्राइवेट एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए। हम IITs को शामिल कर ऐसी सिस्टम बनाने पर विचार कर सकते हैं। वे हमें ऐसा सॉफ्टवेयर दें जिससे हर CCTV फीड की निगरानी की जा सके। यह निगरानी भी मानवीय न होकर पूरी तरह से AI बेस्ड हो। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वनतारा को क्लीन चिट दी। कहा जानवरों की खरीद बिक्री कानूनी। जैन मठ से हथनी की शिफ्टिंग पर विवाद। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जामनगर स्थित वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। इस सेंटर को अंबानी परिवार का रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल यानी SIT की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस PB वराले की बेंच ने कहा कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। बिहार में NDA को मांझी की चेतावनी। 20 सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। प्रेम कुमार बोले बातचीत से होगा समाधान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी पार्टी को 20 सीटें नहीं दी गई तो वे अकेले 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मांझी ने ये ऐलान पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। मांझी के इस बयान से NDA के अंदर तनाव बढ़ा दिया है और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी घटक दल अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि क्या NDA सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट कर पाएगा। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने मोतिहारी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांग रखना किसी भी दल का स्वाभाविक अधिकार है। उन्होंने भरोसा जताया कि सीट बंटवारा जैसे लोकसभा चुनाव में आपसी सहमति से हुआ था, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी सभी दलों के बीच सहमति बनेगी। पटना में 12,58,000 लोगों का 125 करोड़ का कटा चालान। सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग के मामले। दूसरे नंबर पर ट्रिपल राइडिंग, सिर्फ 14 बिना हेलमेट वाले। बता दें कि पटना में लोगों के वाहनों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं कैमरे से चालान कटने के बावजूद लोग नियम को तोड़ रहे हैं। पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC ने इसकी निगरानी होती है और ICCC के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 125 करोड़ रुपए का चालान कट चुका है। मई 2023 से अब तक यानी करीब 28 महीने में 12,58,000 लोगों पर 32 तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है। तेज रफ्तार के कारण 101 करोड़ रुपए का चालान कटा है। 10,11,170 वाहन चालकों पर ओवर स्पीडिंग का मामला है और इसी का नतीजा है कि लोग सड़क हादसों का शिकार हो जा रहे हैं। बिहार के पहले मॉडर्न शमशान घाट में विराजेंगे महादेव। पटना में 12 फीट ऊंची आदि योगी की बनेगी प्रतिमा। दीवारों पर उकेरी जाएगी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। बिहार का पहला मॉडर्न शमशान घाट पटना के बांस घाट में बन रहा है। पटना स्मार्ट सिटी और बुडको द्वारा 89.4 करोड़ रुपए की लागत से इस शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है। इस शमशान घाट के परिसर में आदि योगी शिव की प्रतिमा लगाई जाएगी। यह प्रतिमा 12 फीट ऊंची होगी, जिससे 2 तालाबों के बीच में स्थापित किया जाएगा और इस प्रतिमा को 30 दिन के अंदर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं तालाब के निर्माण के बाद इसमें गंगाजल डाले जाएंगे। अभी इस शमशान घाट में निर्माण के साथ ही सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। बांस घाट के दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है, जहां इंसान के जन्म से मृत्यु तक की कहानी को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं शांति मिलने के लिए स्लोगन को भी लिखा जाएगा। आज का सुविचार, अगर जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, क्योंकि जिंदगी का काम है ठोकर मारना। बिखरना है या फिर निखरना, ये तो आप पर निर्भर करता है। हवा को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख होना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।